ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं IBPS PO मेंस के बारे में कि मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की जिससे मेरा IBPS PO मेंस क्लियर हुआ एंड मेरा IBPS PO में फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। तो IBPS PO मेंस के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि इसमें मेनली 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड देन करंट अफेयर्स। इसमें एक अलग से डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक भी रहता है जिसके बारे में हम इस वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो रीजनिंग की प्रिपरेशन मैंने कैसे की। रीजनिंग में मेनली मैं पजल्स की प्रैक्टिस करती थी। ऐसा मेरा कुछ फिक्स नहीं था कि मेरे को डेली 4 पजल बनानी है, 5 पजल बनानी है। मेरा मेनली था कि मैंने टाइम फिक्स किया था कि इतना टाइम तो मेरे को पजल को देना ही है। तो उस टाइम में अगर मैं 4 पजल सॉल्व कर पा रही हूँ, 5 पजल सॉल्व कर पा रही हूँ, तो मैं उस टाइम में पजल सॉल्व करती थी। ऐसे मेंस की पजल सॉल्व करने से क्या बेनिफिट होगा कि एक तो आपका माइंड शार्प होगा, पजल जब आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो आप घबराएंगे नहीं। एक आपकी चॉइस ऑफ पजल जो आपको पता चलेगा कि आप किस पजल में अच्छे हैं। जब आप वेराइटी ऑफ पजल्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि किस पजल को आप बार बार बनाने से या फिर जिस पजल को आप बना गए तो उसमें आपका टाइम कम जा रहा है, तो आप एग्ज़ाम में भी उसी पजल को पिक करेंगे एंड किसी अदर ऐसी पजल को पिक नहीं करेंगे जो देखने में तो लगेगा ईजी है लेकिन आपको पता है कि वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, कोर स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप उसमें गए तो आप उसमें फंस जाएंगे। तो रीजनिंग में मैं मेनली पजल की प्रैक्टिस करती थी एंड ऐसा नहीं है कि मैं बाकी टॉपिक्स को छोड़ देती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती ही थी क्योंकि जितना मैं अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी उसमें मेरी उतनी स्पीड बनेगी एंड उतना ही ज़्यादा टाइम मैं एग्ज़ाम में पजल्स को दे पाऊँगी। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पजल्स को ही सॉल्व करते हैं, बाकी टॉपिक्स को टाइम नहीं देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा एंड बाकी टॉपिक्स को टाइम देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार क्या होगा कि आपको पजल ऐसी देखने को मिलेगी एग्जाम में जो बिल्कुल डिफ़िकल्ट होगी एंड उसको कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो बाकी क्वेश्चंस आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे एंड जितनी ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे वो इतना ही ज़्यादा आपके हैबिट में आएंगे एंड उनको उतना ही जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने इस चीज़ को यूज़ किया एंड जब मेरा एग्ज़ाम था IBPS PO मेंस का, तो रीजनिंग का सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था। तो मैंने क्या किया कि सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हुए अपना नोट करती गई। लाइक जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो बिल्कुल डुएबल है, लाइक अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे को लग रहा है कि मैं देख रही हूँ वापस आना इस पर इतना मतलब सही नहीं है, इसको साथ के साथ बनाना ही चाहिए, तो मैंने उसको साथ के साथ ही निपटाया एंड बाकी जो क्वेश्चन मेरे को लगा कि डुएबल है मैंने उसको एक पेपर पे नोट कर लिया कि इनको मैं नोट कर लेती हूँ एंड बाद में मेरे को टाइम नहीं लगेगा, मैं डायरेक्ट जंप करके उन्हीं क्वेश्चंस पे आ जाऊँगी। तो इससे आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। तो रीजनिंग की प्रिपरेशन मैंने मेनली ऐसे की, मेनली पजल्स को लेके गई एंड बाकी टॉपिक्स को भी मैंने साथ के साथ किया। एंड उसके बाद सेकेंड थिंग इज़ क्वांट में मैं मेनली बहुत ज़्यादा फोकस मेरा DIs पे ही रहता था, क्योंकि अगर 100% अगर DI का क्वांट का पोर्शन है तो उसमें 80% ऑफ द क्वेश्चंस DIs पे ही रहने वाले हैं। 20% हम बोलेंगे कि बाकी छोटे टॉपिक्स भी आते हैं। तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको DI तो बिल्कुल करनी ही है, DI को तो आप बिल्कुल कीजिएगा ही, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, 5-6 DI मेंस की लगाइए ही। मेंस का एग्ज़ाम आएगी अब तो मैं मेंस की DI लगाती थी एंड मेंस की DI लगाने के लिए मैं क्या करती थी, कोई भी एजुकेटर है जो मुझे सही लगता है तो मैं उनकी PDF डाउनलोड कर लेती थी उनकी वीडियो से एंड खुद वो DI लगाती थी। ऐसा नहीं है कि सामने वीडियो चल गई मैं बस उनको देख रही हूँ, ऐसा नहीं था, खुद लगाती थी। अगर किसी DI में मैं बहुत ज़्यादा फंस गई हूँ, मुझसे सोल्व नहीं हो गया, समझ नहीं आ गया, तब मैं उन एजुकेटर की वीडियो देखती थी, या फिर मैंने कोई ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो किया, फिर कोई ऐसी चीज़ यूज़ की जिससे मेरे को DI सॉल्व करने में टाइम लग गया। तब मैं देखती थी कि एजुकेटर ने उस चीज़ को कैसे बताया कि क्या इजी या कोई सिंपलेस्ट वे भी हो सकता था उस DI को सॉल्व करने का या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उस टाइम पे मैं वीडियो देखती थी, अदरवाइज़ मैं खुद ही सॉल्व करती थी। ऐसा नहीं था कि सामने कोई बैठा है सॉल्व कर रहा है और मैं बस उसको देखी जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। खुद प्रैक्टिस करने की आदत डालना एंड ऐसा मत करना कि लास्ट में कि ठीक है हमें पता है कि इसके बाद ऐसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, उसको लास्ट पॉइंट तक सॉल्व करना, अदरवाइज वह आपकी हैबिट बन जाएंगी एंड एग्जाम में आपको फाइनल आंसर निकालने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपकी हैबिट होगी उसको बीच में छोड़ने की, तो वो बहुत आपका टाइम लेके जाएगा, तो ऐसा मत कीजिएगा। एंड इसके साथ साथ मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस भी किए हैं एंड मिसलेनियस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि मैं सभी टॉपिक्स को करके जा रही हूँ, मैंने कुछ ही टॉपिक्स किए हैं लेकिन उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से किया है एंड मेंस में उस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प की है। लास्ट ईयर जो IBPS PO का मेंस आया था उसमें जो क्वांट है वो बहुत डिफ़िकल्ट आई थी
एंड मुझे याद है मैंने सिर्फ 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, यस सिर्फ 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। एंड उस टाइम पे 9 क्वेश्चंस बहुत अच्छे माने जा रहे थे कि बहुत अच्छे अटैम्प्ट है, जबकि मैं अपने एग्ज़ाम को देख के बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी। लेकिन जब मैंने बाहर आके रिव्यू देखा, सबके अटैम्प्ट सुने, तब मेरे को भी लगा कि 9 काफ़ी अच्छे हैं। मैंने 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जिनका मार्क्स था 13 एंड मेरे मार्क्स 13 ही आए हैं। मैंने बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं की थी। तो उसमें उस चीज़ को करने में मेरे को हेल्प मिली अपने मॉक टेस्ट से। मैंने क्या किया कि जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ मैंने उसी को टाइम दिया। मैंने वहाँ पे पैनिक नहीं किया बिल्कुल भी। मैं अपने क्वेश्चंस को लिखती गई, जिस क्वेश्चन को मैं अच्छे से कर सकती थी उसको मैंने निपटाया। जो वन लाइनर थे या फिर कोई ऐसे क्वाड्रेटिक जो डिफ़िकल्ट वाली थी, मैंने उसको निपटाया। और शायद मैंने एक डीआई सोल्व की थी, वो हो गई थी। एंड शायद 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन रहे होंगे उसके, तो मैंने उसको सॉल्व किया। तो आप भी किसी भी टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िएगा ये सोच के कि किसी भी टॉपिक को नहीं सोगी, मतलब कुछ एक टॉपिक को तो आप करके ही जाइएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आने वाला है। या फिर बाद में ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मेरे को करके जाना चाहिए था, क्योंकि डीआई ऐसी थी जो सॉल्व करना वाज लाइक बहुत टफ होगा था, बहुत ज़्यादा टफ था। एंड उस टाइम पे ये जो दूसरे मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं वो ही हमको बचा पाते हैं, वही हमको मार्क्स दिलवाते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन में उन टॉपिक्स को इंक्लूड कीजिएगा। तो ये मैंने क्वांट के लिए फ़ॉलो किया। एंड देन इंग्लिश के लिए मैंने एक बार ग्रामर का कोर्स किया था। मैंने तरुण ग्रोवर सर को फॉलो किया था। तरुण ग्रोवर सर की मैंने ग्रामर का बिल्कुल अच्छे से उनका कोर्स कंप्लीट किया। एंड उसके बाद मैं जस्ट रीडिंग करती थी। एंड उसके बाद जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं या फिर अलग टाइप के आरसी होते हैं जो इन्फ्रेंस बेस होते हैं, तो मैंने उसके क्वेश्चंस भी लगाए, क्योंकि आरसी भी एक टाइप से रीडिंग किया, लेकिन उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो रीड किया उसको हम कितना अच्छे से क्वेश्चंस में यूज़ कर पा रहे हैं। तो इंग्लिश में तो मैंने मेनली रीडिंग ही की है, लेकिन उससे पहले आप एक बार ग्रामर का कोर्स भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता है तो विद द हेल्प ऑफ द ग्रामर हम उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाते हैं। यस, इस चीज़ ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। बहुत से ऑप्शन तो ग्रामर की वजह से ही एलिमिनेट हो जाते हैं, हमें पता रहता है कि ये चीज़ यहाँ यूज़ नहीं होगी तो हम डायरेक्टली उनको एलिमिनेट कर लेते हैं। तो आप ग्रामर का कोर्स एटलीस्ट एक बार तो कीजिएगा। ये जरूरी नहीं है तरुण ग्रोवर सर से, आपको जो एजुकेटर पसंद हो, निमिषा मैम है या फिर कोई भी हो तो आप उनसे कीजिएगा। एंड उसके बाद करंट अफेयर्स मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। करंट अफेयर्स एक्चुअली मेरा वीक सब्जेक्ट था। तो करंट अफेयर्स जैसे बाकी सभी स्टूडेंट्स 6 मंथ की 5 मंथ की करके गए थे, मैंने सिर्फ 3.5 मंथ की ही की थी, लेकिन उसको अच्छे से किया था। एंड 3.5 मंथ की ही की थी, लेकिन मैं ठीक था, मैं सफिशिएंट थी, मैं खुश थी उस चीज़ को लेके कि ठीक है, जितना करके जाऊंगी अच्छे से करके जाऊंगी। बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में मैं वो भी चीज़ें नहीं भूलना चाहती थी कि अगर डीप में पूछा तो मैं उसी में फंस के रह गई हूँ। तो मैंने उतना ही किया, लेकिन मैंने बैंकिंग अवेयरनेस भी साथ में ही की थी, क्योंकि मुझे पता था बैंकिंग अवेयरनेस से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। एंड बैंकिंग अवेयरनेस मेरे को यहाँ भी यूज़फुल रहेगी एंड इंटरव्यू के टाइम पे भी वो मेरे को हेल्प देगी ही। तो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस भी साथ में की। एंड मेरे मेंस के एग्ज़ाम में ठीक ठाक अटैम्प्ट हो गए थे, बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन ठीक ठाक अटैम्प्ट मेरे हो गए थे। तो ये चारों चीज़ें हुई। एंड उसके बाद आए डिस्क्रिप्टिव का मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि अलग से कोई प्रिपरेशन की है या अलग से कोई सीरीज़ ली है, अलग से किसी को फॉलो कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जस्ट मैंने क्या किया, जो मैं इंग्लिश की चीज़ें पढ़ गई थी, थोड़ी सी अपडेटेड चीज़ें तो पढ़ते ही हैं हम, थोड़ा सा आरसी को और अच्छे से देखना स्टार्ट किया कि कैसे कोई आरसी स्टार्ट होता है, उसके बाद उसकी बॉडी कैसी होती है, उसके बाद उसका कंक्लूज़न कैसे होता है, जिससे क्या होगा कि जब हम ऐसे राइटिंग करेंगे तो उसमें हमको हेल्प मिलेगी। एंड ऐसे लेटर का ऐसा था कि मैंने शायद एग्ज़ाम से पहले 4 या 5 बार लिख के देखा होगा। एंड वो सफिशिएंट है, बस हमें उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। एंड बहुत जनरल टॉपिक आता है, 3-3 टॉपिक में से एक टॉपिक, दोनों लेटर ऐसे का काफ़ी जनरल आता है जिसको आप आराम से लिख लेंगे। एंड आउट ऑफ 25 मैंने 17 और 18 मार्क्स स्कोर किए, डिसेंट मार्क है वो, आप स्कोर कर पाएंगे। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा। एंड एग्ज़ाम के टाइम पे अपना ध्यान रखिएगा कि जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है वो मेन चीज़ होती है, क्योंकि प्री के टाइम पे क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिलेक्शन की नीड नहीं होती है, वो मेनली सभी इजी रहते हैं, हम अटैम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन मेंस में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, आपने गलत क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया तो वो पूरा आपका एग्ज़ाम ख़राब कर देगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गलत क्वेश्चन पे मत जाइएगा।
एंड ये चीज़ कैसे होगी, आप जब अच्छे से मॉक टेस्ट देंगे, 3 घंटे का होता है, 3 साढ़े 3 घंटे का। ये मत सोचिएगा इतना बड़ा मॉक टेस्ट इतना लेंथी है कैसे देंगे, दीजिएगा, वन गो में दीजिएगा एंड उसके बाद उसका अच्छे से एनालिसिस भी कीजिएगा, वहीं से आपको अपने गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स का पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट दीजिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ गई अपनी प्रिपरेशन में तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे को बताइए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।